नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों के बीच में एक नए क्लास को लेकर आया हूं। जो आप लोगों को पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, जो भी टॉपिक हुई थी, उन सभी बातों को यहाँ पर फिर से पुनः एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। और आई होप आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, समझे होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो उस लेक्चर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये जो अगली बातें हम लोग चालू करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे, इस बात वो जितनी सारी बातें रहेंगी वो आपके पिछले क्लास से रिलेटेड रहेंगी। आप उन सभी बातों को ध्यान में, माइंड में रखिएगा, तभी ये क्लास जाकर आपको समझ में आएगा। जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को जरूर से जरूर देखने का प्रयास करें, ताकि ये जो अगला क्लास है, ये जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये आपका क्लास आगे और तेजी से समझ में आए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी बातों को पढ़ेंगे, लिखेंगे। और हम आपको पिछली क्लास में सारी बातों को बताए थे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, देखिए यहाँ पर लिखा गया है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, क्लास 12th बायोलॉजी क्लास है, जो देखिए पंच तत्व बैच स्टार्ट किया गया है। इस बैच में हम आपको बताए थे ना कि एक लेक्चर हम वहां पर पढ़ाए हैं, सारी बातों को उसमें बताए, फूल के बारे में बताए। उन सभी फूलों के बारे में आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रहे कि जितने उसमें टॉपिक है, उन सभी टॉपिक को माइंड में रखते हुए इस जो अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए। और जितनी सारी बातें इसमें होगी उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। और अगर यदि ये बातें आपको नहीं समझ में आती है या कुछ भी होता है, तो वो एक दिन आप लोगों के लिए जरूर लाइव आएंगे। उसमें जितनी भी बातें डाउट रहेंगी, जो इस क्लास में नहीं समझ में आई रहेगी, वो सभी बातों को आप लोग पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं जरूर बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखिए, हम लोग इस चैप्टर में कुछ बातें पढ़े थे, फूल के बारे में पढ़े थे। अब वो फूल में देखिए यहाँ पर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में हम बहुत सी बातें पढ़े थे। उन सभी बातों के एक बार पुनः रिवीजन करते हुए देखते हैं। देखिए देखिएगा, देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को इन्हीं सब के बारे में हम आपको बताए थे। फूल के बारे में जितनी बातें हुई थी, इन सभी के बारे में हम एक बार पुनः देखेंगे। और जितनी भी इसमें बातें हो रही हैं, चलने जा रही है, उसको ध्यान में रखिएगा। हम आपको इसमें बताए थे कि ये जो मेरा फूल है, ये क्या है? फूल है। अर्थात जितने सारे इसमें टॉपिक दिए गए हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये लिखा गया है आपका दल के बारे में। दल के बारे में आपको बताए थे कि जो ये फूल होता है, ये क्या होता है? जो फूल होता है, इस फूल में जितने सारे आपको पंखुड़ियां रंगीन कलर की जो दिखाई दे रही है, जो भी पंखुड़ियां है कलर में है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? दल कहलाते हैं। और इसके बाद और भी बताए थे कि ये जो दल होते हैं, दल देखिए, यह एक दल है, दो है, ये देखिए ये तीन है, ये चार है। इस तरह देखा जाए तो इसमें दलों का समूह है, अर्थात दलों का क्या है? समूह है। और दलों के समूह को हम लोग क्या कह रहे थे? दलपुंज। इसको भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। अब उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है पंखुड़ी। अगला क्या है? पंखुड़ी। कहेंगे सर ये पंखुड़ी क्यों लिखा गया है? आप हम लोग क्या करते हैं, दल बोलते हैं चाहे पंखुड़ी बोलते हैं, बात एक ही है। इसको भी हम लोग पढ़े थे। इसके बाद देखिए अगला ये पढ़ा गया है वाह्य दल पुंज, अर्थात वाह्य दल है और वाह्य दल पुंज है। तो हम आपको बताए थे ये जो हरा कलर का नीचे ये सब दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये क्या था? हमारा वाह्य दल था। क्या था? वाह्य दल था। और ये वाह्य दल क्या होते हैं? एक ही नहीं होते। वाह्य दलों में क्या होते हैं? वाह्य दल के समूह होते हैं। जो वाह्य दल के समूह होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वाह्य दल पुंज। और पुंज का मतलब आपको हम बताए थे, पुंज का मतलब क्या होता है? गुच्छा होता है, समूह होता है। तो ये देखिए पुंज का मतलब गुच्छा है, अर्थात वाह्य दलों का क्या है? गुच्छा है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़े थे। उसके बाद अगला देखिए पुष्पासन है, यानी
फूल है, अर्थात कह सकते ये जो पूरा का पूरा जो फूल होता है, जिस आसन पर टिका होता है, जिस आसन पर बैठा होता है, उस आसन को क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। जैसे कह सकते हैं कि हम लोग जहां बैठ जाते हैं वही हम लोग का क्या हो जाता है? आसन हो जाता है। तो ये जो फूल है, फूल क्या है? जिस आसन बैठा है उस आसन को बोलेंगे पुष्पासन। अर्थात ये देखिए, ये नीचे का ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये मेरा क्या है? पुष्पासन है। ये मेरा क्या है? पुष्पासन है। फिर अगला देखिए टॉपिक, यहाँ पर देखिए, इसमें हम आपको बताए थे ये जो फूल है, ये फूल कैसा है? द्विलिंगीय। ये फूल कैसा है? द्विलिंगीय। अर्थात इस फूल में दोनों लिंग है, नर के भी है, मादा के भी है। ये देखिए, ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये जो बीच वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये सारा का सारा किसका है? मादा का अंग है। किसका है? मादा का है। अर्थात कह सकते हैं कि ये देखिए जो मादा का अंग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में इसको हम बताए थे, ध्यान से देख लीजिए, पुनः एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं कि ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये मेरा क्या है? स्त्री का हिस्सा है, अर्थात कह सकते हैं स्त्री केसर है, अर्थात अंडक है। ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो दिख रहा है, ये कह सकते हैं ये जो हिस्सा जो छोटा छोटा है, ये किसका है? पुंकेसर है। अर्थात ये किसका है? नर का है। ठीक है ना? ये किसका है? नर का है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि इस फूल में क्या है? मादा भी। ये देखिए, ये पूरा जो ये पार्ट है किसका है? मादा का है। ये किसका है? मादा का। अर्थात ये मादा हो गया और ये क्या हो गया? नर हो गया। यानी इसमें नर का भी अंग है और मादा का भी अंग है। अर्थात ये फूल कैसा है? द्विलिंगीय है। इतनी सारी बातों को हम लोग पिछले लेक्चर में सारी बातों को पढ़े थे, और आई होप आप सभी लोगों को ये जो बात अभी बताएं आप लोगों को समझ में आई होगी। और इसके बाद देखेंगे कि अगली जो टॉपिक स्टार्ट होने वाली है, इसमें क्या हो सकता है, उसको भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, फूल के बारे में तो हम जान गए कि जो फूल होता है उस फूल में क्या होते हैं? नर भी होते हैं, मादा भी होते हैं। आज नर होते हैं, मादा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि नर है, मादा है, तो उसके आधार पर, अर्थात कह सकते हैं लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। इसके आधार पर हम लोग बोलेंगे लिंग के आधार पर। देखिएगा, लिंग के आधार पर यहां पर लिखा गया है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर जो फूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? लिंग के आधार पर फूल कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग समझेंगे। ध्यान से सुनिए, लिंग के आधार पर फूल कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर देखिए, बात यह है कि लिंग के आधार पर यदि बात करते हैं पुष्प, तो पुष्प होते हैं एक लिंगी। क्या होते हैं? पुष्प होते हैं एक लिंगी। यानी पहली बात है कि जो पुष्प होते हैं लिंग के आधार पर वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। यानी ये पहली हो गई। और दूसरा देखिए, द्विलिंगी। यानी देखिए, यहाँ पर जो फूल है वो एक लिंगी है और यहाँ पर क्या है? द्विलिंगी है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारे फूल है वो क्या है? एक लिंग है, द्विलिंगी है, या द्विलिंगी को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं? उभयलिंगी भी कहते हैं। तो उसी को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है फूल के प्रकार। क्या लिखा गया है? फूल के प्रकार। अर्थात ये लिंग के आधार पर क्या करना है? फूल के प्रकार को पढ़ना है। लिंग के आधार पर फूल के प्रकार को पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ बोले जैसे इंसानों और जानवर में नर और मादा, देखिए पॉइंट को पकड़िएगा, नर और मादा होते हैं, वैसे ही फूलों में भी जननांग होते हैं। इसके आधार पर फूल दो प्रकार के। देखिए यहाँ पर अभी बोले फूल कै प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यानी सिंपल सी बात इसमें ये बोली जा रही है कि जैसे नर होते हैं, मादा होते हैं इंसान में, उसी तरह फूल में भी क्या होते हैं? नर होते हैं, मादा होते हैं। अभी इसको अभी बता के आ रहे हैं, सेम वही चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे फूल होते हैं वो क्या होते हैं? लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर कै प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
ठीक है। एक बात यहाँ पर बोली गई है या लिखा गया है, देखिए जननांग, क्या लिखा गया है? जननांग, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिएगा, ये जननांग है, क्या है? जननांग है, ठीक है ना। यानी ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही तोड़ेंगे, क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जैसे आप लोग पढ़े होंगे संधि विच्छेद करना, पढ़े होंगे ध्यान से, सेम उसी तरह है कि इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए मिलाकर लिखा गया है, इसको तोड़ेंगे तो एक यहां पर होगा जनन, क्या होगा? जनन, ठीक। और ये देखिए नांग का मतलब अंग हो गया, क्या हो गया? अंग। यानी ये हुआ कि जो फूल होते हैं, जो क्या होते हैं? फूल होते हैं, फूल में क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? फूल में क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पर ये शब्द लिखा गया है जननांग, तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि जो फूल होते हैं, फूल में जनन करने वाले अंग होते हैं। अब वो जनन करने वाले अंग कौन कौन होते हैं? तो जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? नर के भी होते हैं, यानी नर के अंग होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं? मादा के अंग होते हैं। नर के अंग होते हैं और क्या होते हैं? मादा के अंग होते हैं। यानी फूल में नर के अंग होते हैं और क्या होते हैं? मादा के अंग हैं, ठीक है ना। देखिएगा, यही यहां पर देखिए लिखा एक लिंगी पुष्प, क्या लिखा गया है? एक लिंगी पुष्प, ठीक है ना। जैसे देखिए एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, देखिए शब्द में ही सारी बातें छुपी छुपी हुई हैं। यानी जो भी बातें यहाँ पर बताई जा रही है वो शब्द है, और उस शब्द में वही बातें जो, देखिए लोग कहते हैं कि बायोलॉजी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बायोलॉजी को ध्यान से थोड़ा शब्द को फोड़ कर पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी बातें क्लियर हो जाती है कि यार क्या कहने वाला है और क्या कह रहा है। तो आप उस शब्द को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, बातें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने बोला ना, शब्द को ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे। एक लिंगी है, क्या है? एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब कि केवल एक, क्या हो गया? केवल एक, केवल एक। लिंगी का मतलब, यानी लिंगी सभी लोग जानते हैं, ये क्या है? नर और मादा की बात करता है, नर और मादा की बात करता है। अर्थात केवल एक है, तो केवल एक क्या होंगे? केवल एक क्या होंगे? नर के जनन अंग, किसके अंग? नर के जनन अंग, या क्या होंगे? मादा के जनन अंग, या क्या होंगे? मादा के जनन अंग, मादा के जनन अंग, ठीक है। यानी देखिए यहां क्या बोले, केवल एक अंग है, यानी नर के जनन अंग या मादा के जनन अंग। यानी ये जो फूल है, जो क्या है? जो फूल है, ये जो फूल है, ये जो फूल है, ये जो फूल है, फूल में क्या होंगे? या तो केवल नर के अंग होंगे, या तो केवल किसके होंगे? मादा के होंगे। नर के अंग होते हैं, जब नर के अंग होंगे उस फूल में, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या है? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं उसको? पुंकेसर, ठीक है ना। यदि मादा के अंग होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलेंगे उसको? स्त्री केसर। देखिए यहां पर क्या बोलेंगे उसको? स्त्री केसर। यानी उसको क्या बोल सकते हैं? या तो बोलेंगे पुंकेसर, क्या बोल सकते हैं? या तो बोलेंगे पुंकेसर, या तो बोलेंगे का स्त्री केसर। बात समझ में आ गया? यानी देखिए ये जो फूल है, ये क्या है? जो फूल है, ये जो पुष्प है, पुष्प में केवल एक अंग होंगे, या तो नर के या तो मादा के, ठीक है ना। और जिस फूल में केवल नर के अंग होंगे या तो मादा के अंग होंगे, उस फूल को क्या बोलेंगे? एक लिंगी फूल। क्या बोलेंगे? एक लिंगी फूल। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इन फूलों में, इन फूलों में केवल पुंकेसर। पुंकेसर देखिए नर हिस्सा, यहाँ पर क्या लिखा है? नर हिस्सा। पुंकेसर का मतलब नर हिस्सा। अभी बोले हैं नर के अगर जनन अंग रहेंगे तो पुंकेसर हो गया, ठीक।
या देखिए या केवल स्त्री केसर यानी मादा हिस्सा, मादा का हिस्सा अर्थात देखिए स्त्री केसर यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए स्त्री केसर। यदि उस फूल में नर के अंग होंगे या केवल मादा के अंग होंगे तो उस फूल को क्या बोलते हैं, एक लिंगी फूल। सिंपल सी बात यह हो गई कि उस फूल में केवल एक अंग होगा, या तो नर का होगा या तो मादा का होगा। नर का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे। यदि मादा का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कहेंगे सर जी ऐसन फुलवा होता कहाँ है, कहां पर, कुछ उदाहरण होगा, कुछ एग्जाम्पल है। तो देखिए इसका उदाहरण है पपीता है, तरबूज है। यहाँ पर क्या है, पपीता और तरबूज, ये क्या है हमारे एक लिंगी फूल है। कैसे फूल है, एक लिंगी फूल है। बात समझ में आ रही है? ये फूल कैसे हैं, एक लिंगी फूल है। और देखिए इसमें जो उदाहरण दिखा पपीता और तरबूज, ये बहुत मस्त है। यानी कह सकते हैं कि ये परीक्षा के दृष्टि से पूछा जाता है कि कोई एक लिंगी फूल का नाम लिखिए, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पपीता और तरबूज, या तो इसमें केवल नर के होंगे या तो केवल किसके होंगे, मादा के। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो जिसमें केवल ऐसे पार्ट मिलेंगे, ऐसे हिस्से मिलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अभी तो समझे, कहेंगे सर जी कि एक लिंगी है, जाहिर सी बात है द्विलिंगी भी होता होगा। बात तो सही है, आपका सवाल तो सही होगा कि हाँ सर जी जब एक लिंगी है तो द्विलिंगी तो है। सर जी हम भी तो पढ़े हैं। जी हाँ, बात सही है, एक लिंगी भी है तो द्विलिंगी भी होगा। देखिएगा उस बात को, देखिए यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए लिखा गया है उभयलिंगी पुष्प। कैसे फूल है, उभयलिंगी पुष्प है। देखिए उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प अर्थात इसमें नर के भी हिस्से होंगे, मादा के भी हिस्से होंगे। यानी ये बोला गया कि इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, नर के अंग, किसके अंग, नर के जनन अंग। क्या बोले, नर के जनन अंग। ठीक है, या अब या नहीं, नर के भी जनन अंग होंगे और क्या होंगे हमारे मादा के, किसके, मादा के भी, यानी मादा के जनन अंग। ठीक है, मादा के जनन अंग। बात समझ में आया? यानी ये जो फूल होगा यानी पुष्प, देखिए पुष्प यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यानी ये फूल ऐसे है जिसमें नर के भी अंग होंगे और मादा के भी अंग होंगे। जिस फूल में ऐसा होता है उस फूल को क्या बोलते हैं हम लोग, उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे या द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे या द्विलिंगी पुष्प बोलेंगे। देखिए बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कहते हैं कि सर जी उभयलिंगी पुष्प क्या है। उभयलिंगी का मतलब यह हो गया कि जिसमें नर का भी अंग होता है, मादा का भी अंग होता है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मैं पूछा कि जो मेढक होता है वो मेढक कैसा है, कहां पर रहता है, तो आप कहते हैं कि मेढक उभयचर है। कैसा है, उभयचर है। अर्थात वह जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। अर्थात वह जलचर भी है और स्थलचर भी है, दोनों चर है। जब दोनों चर है तो उभयचर है। उसी तरह यह फूल भी है, क्या है, दोनों लिंग है, नर भी है और मादा भी है। तो ऐसे पुष्प को क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प बोलेंगे या द्विलिंग पुष्प बोलेंगे। इस चैप्टर में हमको द्विलिंगी पुष्प के बारे में ही पूरी बढ़िया से जानकारी लेनी है। बात समझ आई? अब इसको देखिए, यही जो बातें आपको बताई जा रही है उसको एक बार देखिए। यहाँ पर जितनी सारी हम आपको बातें बताए हैं, देखेंगे सर जी कि इसमें नर का हिस्सा कहाँ है और मादा का हिस्सा कहाँ है। तो अभी इसको हम ठीक अभी पढ़ के आ रहे हैं, सेम चीजें वहां यहीं पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है। जैसे एक बार देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिए यहाँ पर
देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, ये मेरा फूल है और इस फूल में कितने अंग है, दोनों अंग दिख रहे हैं। यानी देखिए, ये देखिए बीज का जो दिख रहा है, ये जो बीज का हिस्सा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बीज का हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए ध्यान से, ये किसका हिस्सा है, ये हमारा किसका है, ये मादा का है। किसका हिस्सा है, मादा का हिस्सा है। मैंने बोला द्विलिंगी फूल है, तो यहाँ पर देखिए पहचान बता रहा हूं, ठीक है ना। ये देखिए ये मादा का हिस्सा हो गया। मादा में, मादा के जो हिस्से हैं उसमें आपको हम बताए हैं वर्तिकाग्र है, यानी ये देखिए ये जो ऊपरी वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र का मतलब कि वर्तिका का अग्र छोर, वर्तिका का अग्र शीर्ष वाला हिस्सा है वर्तिकाग्र, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए जब नीचे जाते हैं तो ये जो बीच वाला, यहाँ से देखिए ये वाला जो हिस्सा, यहाँ से ये जो हिस्सा जा रहा है, ये ध्यान से देखिए इस लाइन को ना, ये वर्तिका है। क्या है, वर्तिका है। और ये देखिए ये जो हिस्सा जा रहा है, ये अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय। और ये देखिए जो बीच में यहां से जा रहा है, ये क्या है, बीजांड है। यानी देखिए दल, पुंकेसर, बीजांड, अंडाशय, इन समूह को हम लोग क्या कर रहे हैं, जायांग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जायांग बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। यानी ये जो समूह आपको दिख रहा है, ये क्या है, जायांग है। ये क्या है, ये देखिए ये जायांग है ना। यानी देखिए मादा का अंग है। किसका अंग हो गया, मादा का। कहेंगे से मादा का हो गया, लेकिन नर का हिस्सा कहाँ है, तो ये देखिए ये जो साइड में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये किसका हिस्सा है, मादा का हिस्सा है, ठीक है ना। ये देखिए ये नर का हिस्सा, ये किसका हिस्सा हो गया, ये नर का हो गया। ये देखिए ये जो हिस्सा है नर का है, ये देखिए किसका है, नर का है, ठीक है ना। तो यानी देखिए ये नर भी है और इसमें क्या है, मादा भी है। यानी इसमें जायांग हो गया और क्या हो गया, पुमंग हो गया। क्या हो गया, पुमंग हो गया, ठीक है। नर हो गया यानी मादा, यानी फूल क्या है, द्विलिंगी। फूल क्या है, द्विलिंगी है। बात समझ में आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए कहेंगे सर ये पुमंग, ये क्या दिख रहा है, पुमंग दिख रहा है। यहाँ पर सर ये पुमंग है। क्या है, पुमंग है। ये जो बातें दिख रही है, ये पुमंग हम कब कहेंगे, क्यों कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर देखिए वर्तिका है, परागकोश है, तंतु है। वर्तिका है, परागकोश है, तंतु है। इन तीनों के तीनों समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं, ठीक है। यानी पुमंग जो बना है, यानी देखिए यहाँ पर लिखा है जो पुमंग बना है, क्या बना है, पुमंग जो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, ये हम लोगों के वर्तिकाग्र से, नहीं ये परागकोश से है, ठीक है। पुमंग जो बना है वो परागकोश से बने हैं और किससे बने हैं, तंतु से बने हैं ना। तो परागकोश से, तंतु से जो बने हैं, इनके समूह को क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। अर्थात पुमंग की इकाई क्या होगी, तो कहेंगे सर जी पुमंग की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको परागकोश कहेंगे या क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे, ठीक है। जिसे कह दें कि एक दीवार है, दीवार की इकाई क्या होगी सर जी, तो आप बताएंगे सर जी ईंट होगा। क्या होगा, ईंट होगा, क्योंकि एक एक ईंट जोड़कर दीवार को बनाए हैं। उसी तरह यहाँ पर हमने परागकोश को और तंतु को मिलाकर पुमंग बनाए हैं। अर्थात पुमंग की इकाई क्या हो जाएगी, परागकोश हो जाएगी और क्या हो जाएगी, तंतु हो जाएगी। इनमें से किसी को भी आप कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, पुमंग की इकाई क्या है, परागकोश है और तंतु है। बात समझ में आई। ठीक उसी तरह जायांग की भी क्या होगी, इकाई होगी। यानी स्त्री केसर की भी क्या होगी, इकाई होगी। वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, तो देखिए स्त्री केसर की इकाई क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए अंडाशय हो सकता है, बीजांड हो सकता है। यहाँ पर देखिए अंडाशय है, ये क्या है, बीजांड है। और ये देखिए क्या है, वर्तिकाग्र है। क्या है, वर्तिकाग्र है। इनके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। इसके बाद कहेंगे सर जी ये जो दल लिखा गया है, ये सर जी क्या हो गया, तो दल हमारे सहायक अंग हो गए। क्या हो गए, सहायक अंग होंगे। अर्थात जब ये जो फूल होता है, जब जनन करने जाता है, तो उन जनन करवाने में जो हमारे पंखुड़ियां होती है, यानी बाह्य दल होते हैं, तल होते हैं, वो क्या करते हैं, जनन करवाने में सहायता करते हैं।
जनन करवाने में सहायता करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप स्कूल जा रहे हैं तो साइकिल से जा रहे हैं, तो आपको पढ़ाई लिखाई में वो साइकिल सहायता कर रही है। आप बुक से पढ़ रहे हैं, आप अगले क्लास में जा रहे हैं, ऊंचे पोस्ट पर जा रहे हैं, तो आप में उसको कह सकते ले जाने के लिए वो क्या है, मेरे जो बुक हैं वो मेरे साथी है, वो सहायता कर रहे हैं, तभी हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है, ठीक है ना। बात समझ आई कि ये जो नर और मादा यानी ये जो जयांग है और ये क्या है, पुमंग है, ये दोनों जब जनन करेंगे अर्थात मिलेंगे तो वहां पर क्या होते हैं, जो दल होते हैं और जो क्या होते हैं, ये बाह्य दल जो होते हैं, ये दिख रहा है, ये क्या है, बाह्य दल जो होते हैं, अनुवाह्य दल जो होते हैं, वाह्य दल पुंज होते हैं, पुष्पवृंत होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जनन करने में सहायता करते हैं। बात समझ में आई। यानी सहायक अंग क्या हो गए, तो सहायक अंग सर जी क्या हो गए, सहायक अंग हमारे क्या होंगे, वाह्य दल पुंज हो गए, अनुवाह्य दल हो गए, वाह्य दल होंगे और इसके बाद क्या होंगे, दल होंगे। ये सब क्या हैं, हमारे सहायक अंग है। क्या है, सहायक अंग है। पेपर में पूछा जाता है कि सहायक अंगों के नाम लिखिए, तो आप ध्यान से एक बार फिर से रिवीजन कर देना, फिर से समझिएगा। जो सहायक अंग मेरे हैं, वाह्य दल पुंज है, अनुवाह्य दल है, वाह्य दल है, इसके बाद क्या है, दल है। ये सब क्या है, हम लोगों के फूल के किसके, फूल के सहायक अंग है। सर जी किसके सहायक अंग है, सर जी जनन कराने में ये सहायता करते हैं। बात समझ में आ गई ना। आई होप आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहेंगे सर जी ये क्या चीज हो गई, ये सब सर जी ये सब क्या हो गया, ऐसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हम क्या करेंगे, जो फूल में दोनों हिस्से नर के भी है मादा के भी है, नर और मादा को नोच के बड़े कर देंगे, अर्थात अलग अलग कर देंगे, नर को अलग मादा को अलग, नर को अलग मादा को अलग। तो पहले क्या किया गया है, जो बीच का हिस्सा ये जो दिख रहा है, ये जो मादा का हिस्सा दिख रहा है अर्थात जायांग दिख रहा है, हमने क्या किया है, जायांग को बहरे निकाल दिया। क्योंकि भाई दो लिंग है तो दोनों लिंग के बारे में पढ़ना है, तो दोनों अंग को आप निकालेंगे तभी तो बात समझ में आएगी कि नर है और ये मादा है, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है इसी के बारे में ही हमको पढ़ना है, इन अंगों के बारे में ही पढ़ना है, कैसे क्रियाकलाप होता है, कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं है, सब यही सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो दिख रहा है ये किसका है, मादा का हिस्सा है, किसका अंग है, ये मादा का हिस्सा है, अर्थात कह सकते हैं कि ये अंडाशय है, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये क्या है, जयांग है, ये क्या है, मादा का हिस्सा है। और हम अभी बोले हैं कि जो मादा का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो बीच का ये जो नीचे जा रहा है ये बीच का हिस्सा है, इसको वर्तिका बोलते हैं। नीचे के जो गोल से दिख रहे हैं ठिल्ली की तरह आपको ये गोलका दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं, यानी ओवरी बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया, ये मेरे क्या होंगे, ये क्या होंगे, फूल के मादा के हिस्से, किसके हिस्से होंगे, मादा के हिस्से। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखिए कहेंगे से ये क्या चीज है, ये कहां से आ गया, ये सब कुछ कहां से आ गया, ये क्या है, ये वाला हिस्सा क्या है। तो देखिए जैसे हमने मादा को खींच कर बाहर किया, सेम उसी तरह नर के अंग को भी क्या करेंगे, खींच के बाहर कर देंगे। क्योंकि मैंने बोला ना कि अलग अलग पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर नर के हिस्से को भी खींच कर बाहर निकाल कर देखेंगे कि हाँ सर जी उसके अंदर क्या चीज है कुछ। तो देखिए हम इसमें से ये जो हिस्सा ये वाला दिख रहा है, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसी को यहाँ पर अलग कर दिया गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से एक तोड़कर यहाँ पर निकाल लीजिए, यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये जो हिस्सा है यहाँ देखो यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गया तोड़कर ना। अब इसमें देखिए कहेंगे से ये चीज है आ गया, अब इसका नाम क्या है, तो देखिए मैंने बोला ना, इसमें देखिए ये जो गोल का हिस्सा है, यानी जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है आपको, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश, क्या बोलते हैं, परागकोश, ठीक है। आज जो नीचे ये धागे की तरह तंतु रूपी जो संरचना दिखती है, जो पतली होती है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं, अर्थात फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, तंतु बोलते हैं।
और जो पराग कोश है इसको एंथर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, ये जो एनसीईआरटी लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश पर ज्यादा फोकस करती है। इंग्लिश पर जितने सारे बातें लिखी गई होती है उन वर्ड को भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या है ये? क्या है? एंथर है। और ये क्या है? फिलामेंट है। अर्थात परागकोश में क्या होता है, जो नर हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें दो अंग होते हैं, एंथर होते हैं और क्या होते हैं? फिलामेंट होते हैं। यानी परागकोश होते हैं और क्या होते हैं? तंतु होते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप कहेंगे सर ये नर का हो गया, ये तो मादा का हो गया, ठीक है। सर जी ये क्या चीज दिया है, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, इस वाले यहाँ पर? सर ये क्या चीज है? लिखा तो गया है सर, ये क्या है? तो देखिए ये जो यहाँ पर दिखाया गया है ये बता रहा है कि इसी को यहाँ पर जैसे इतना जो आपको बड़ा दिख रहा है इसको छोटा करके एक तरफ बताया जा रहा है कि जो फूल है ना, फूल में क्या है? नर के भी अंग है और किसके अंग है? मादा के भी अंग है। यानी ये फूल कैसा है? द्विलिंगी है। कैसा है? द्विलिंगी है। अर्थात कैसा है? उभयलिंगी है। कैसा है? उभयलिंगी है। नर का भी अंग है, यानी ये देखो ये नर का अंग हो गया। ये किसका हो गया? ये नर का अंग हो गया। और ये किसका हो गया? ये मादा का अंग हो गया। ये किसका हो गया? ये मादा हो गया। समझ रहे ना? वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय, ये क्या हो गया? मादा। यानी नर मिल गया और क्या मिल गया? मादा मिल गया। यानी ये क्या हो गया? उभयलिंगी हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। जितनी भी बातें इसमें लिखी गई है, जितनी भी बातें बता रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कहेंगे सर ये सब क्या चीजें बताई जा रही है, ये सब क्या चीजें हैं नीचे? तो सर ये भी हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसको पढ़ने से पहले कुछ और भी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा यहाँ पर देखिए बात है, यहाँ पर पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प की बात होगी। इसमें किसकी बात होगी? पूर्ण पुष्प की बात होगी। और किसकी बात होगी? अपूर्ण पुष्प फूल की बात होगी। कहेंगे सर जी ये क्या चीज हो गया? सर हम तो जान गए नर में यानी जो पुष्प हैं उसमें क्या है? जो फूल होते हैं उभयलिंगी भी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं, अर्थात द्विलिंगी भी होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं। सर ये क्या चीज है? पूर्ण फूल क्या होगा और अपूर्ण फूल क्या होगा? यानी पूर्ण पुष्प क्या होगा, अपूर्ण पुष्प क्या होगा? देखिए ना, मैंने बोला ना कि बस आप शब्द को पकड़िए, सारी बात समझ में आ जाएगी। ये पूर्ण यानी ये क्या बोला है? पूर्ण पुष्प है, ठीक है ना। और ये क्या है? अपूर्ण पुष्प है। फूल है यानी पुष्प है, फ्लावर है, ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण का मतलब ये हो गया ना कि जैसे उसमें सारी सुविधा हो, उसमें सारी व्यवस्था हो। एक फूल के अंदर जो जो व्यवस्था रहनी चाहिए वो व्यवस्था जब भरपूर रहता है तो उस फूल को क्या बोलते हैं? पूर्ण पुष्प बोलते हैं। अब कहेंगे सर पूर्ण फूल तो समझ में आ रहा है कि पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, पर व्यवस्था क्या होनी चाहिए? सर नहीं बता रहे हैं व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो व्यवस्था को समझिएगा। मैंने अभी जो पीछे बताया कि जो फूल हैं, फूल में क्या होते हैं? सारे पार्ट। फूल में क्या होते हैं? जितने सारे पार्ट होते हैं, यानी नर के भी होते हैं, मादा के भी होते हैं। जितने पार्ट होते हैं उसके बाद कुछ सहायक अंग होते हैं। कुछ क्या होते हैं? सहायक अंग होते हैं। वो सारी व्यवस्था मिलते हैं, सारे सिस्टम मिलते हैं, तो उस फूल को क्या बोलते हैं? पूर्ण पुष्प बोलेंगे। आज जिसमें वो व्यवस्था पूरी नहीं मिलेगी तो उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प, यानी अधूरा फूल है। कैसा फूल है? अधूरा फूल है। समझ में आ रहा है? जैसे हम कह दें कि आप डेली स्कूल जाते हैं, ड्रेस में होकर जाते हैं, पूरी तरह तैयार होकर जाते हैं, तो आप विद्यालय में जो व्यवस्था होती है उससे आप ढल जाते हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं हाँ ये व्यवस्था इसकी पूरी है, ये बच्चा है जो अपने ड्रेस में आया हुआ यानी पढ़ने जा रहा है, एक पहचान बन जाती है। लेकिन अगर वही बात होगी कि आप ड्रेस पहन के गए और टाई नहीं लगाए, बेल्ट नहीं लगाए या जूता नहीं पहने, ये सब नहीं पहने और ऐसे ही चले गए,
तो वो बच्चा तैयार तो हुआ है लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, फूल में वो पूरी व्यवस्था दिखनी चाहिए, वो पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज आप बोली जा रही है, पूर्ण पुष्प। क्या है? पूर्ण पुष्प। लिखा है यहाँ पर, जिस फूल में चारों मुख्य हिस्से यानी चक्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्ण पुष्प कहते हैं। अर्थात पूर्ण रूप से जो फूल होता है उसमें हमें सभी चक्र मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सभी चक्र मिलेंगे, यानी सभी सिस्टम मिलेंगे उस फूल में, ठीक है ना। और अपूर्ण पुष्प में क्या होगा? यहां पर देखिए, अगर फूल में एक भी हिस्सा गायब हो जाए, एक भी हिस्सा क्या हो जाए? गायब हो जाए, तो उस फूल को क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प बोलते हैं, अपूर्ण फूल कहते हैं। मैंने बोला ना कि जो भी हिस्सा इसमें दिख रहा है, अगर पूरी व्यवस्था होगी तो पूर्ण पुष्प हो गया, यदि पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो वो क्या हो गया? अपूर्ण पुष्प। यानी एक भी अंग गायब हो गया तो अपूर्ण हो गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी है और उस आदमी के अंदर या उस आदमी में ये जो शारीरिक बनावट होती है, 2 हाथ है, 2 पैर है, अगर एक भी हाथ उस आदमी के अंदर ना हो, उसके शरीर में ना हो, तो उसको देख कर कहेंगे यार ये लग रहा है ना कि इसमें एक हाथ कट गया है या एक हाथ नहीं है। तो एक हाथ नहीं है क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग को पता है कि एक आदमी होता है, उसके अंदर जो अंगों की व्यवस्था होती है वो पूर्ण रूप से होती है। तो 2 पैर होते हैं, 2 हमारे हाथ होते हैं, 2 आंखें होती है, नाक होते हैं, जीभ होते हैं, कान होते हैं, सारी व्यवस्था हम लोग को पता है। जब उसके मनुष्य के अंदर पूरी व्यवस्था दिख जाती है तो कहते हैं पूर्ण रूप से इसमें कोई भी अंग भंग नहीं है, गायब नहीं है एक भी अंग। लेकिन वही चीजें यहां पर भी है कि जो फूल है, इस फूल में क्या है? एक भी अंग गायब हो गया तो वो क्या हो गया? अपूर्ण पुष्प। अगर सभी अंग रहेंगे उस फूल के अंदर तो उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण पुष्प। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कहेंगे सर ये व्यवस्था बता रहे हैं, जो अंग बता रहे हैं, ये अंग कौन कौन होते हैं? ये अंग कौन कौन होते हैं? तो उन अंगों को देखेंगे, उस व्यवस्था को देखेंगे, वो कौन कौन सी व्यवस्था है, समझ रहे हैं ना। तो देखिए वो चारों व्यवस्था मैंने बोला क्या है? चक्र। क्या बोले? 4 चक्र। यह जो व्यवस्था होती है, चारों मुख्य हिस्से, जो चारों चक्र होते हैं वो कौन कौन से चक्र होते हैं? तो देखिएगा, ये जो पहला होता है हम लोगों का, ये क्या होता है? जो पहला होता है उसको पहले कह सकते हैं, ये देखो दलपुंज है। क्या है? दलपुंज। ये मेरा हो गया दलपुंज, ठीक है। और दूसरा देखिए वाह्य दलपुंज। क्या बोलेंगे? वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज, ठीक है। देखिए 2 चक्र हो गए, एक चक्र दलपुंज, दूसरा वाह्य दलपुंज। और तीसरा देखिए, तीसरा जो होता है वही चीजें 2 बचे हमारे, क्या यानी कह सकते हैं कि स्त्री केसर। क्या हो गया? स्त्री केसर। और अगला क्या हो गया? अगला क्या हो गया मेरा? पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर, ठीक है। ये क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। देख रहे हैं ना, ये 4 हिस्से, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। ये जो चारों चक्र फूल में रहते हैं तो उस फूल को क्या बोलते हैं? पूर्ण पुष्प बोलते हैं। और ये चारों चक्र में से एक भी चक्र गायब हो जाए तो उस फूल को क्या बोलते हैं? उस फूल को क्या बोलते हैं? अपूर्ण पुष्प बोलते हैं। बात समझ में आ गई? देखिएगा, देखिएगा, बात समझ में आ गई ना। अब यहां पर देखिए, जो फूल होते हैं, क्या होते हैं? जो फूल होते हैं, जो चारों चक्र होते हैं, वो चारों चक्र कुछ ना कुछ पर्पज या कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। कुछ ना कुछ उसका सिस्टम होता है, कार्य होता है, तभी वह अंग उसके अंदर बने होते हैं, नहीं तो नहीं बने होते हैं, ठीक है ना।
यानी बात यह है कि अब अगला बात क्या है, अगला बात यह है कि जो अंग जब हम पढ़ लिए, अंग क्या कर लिए, पढ़ लिए, जब अंगों के बारे में जान गए, सारी बातें समझ गए, तो वो अंग काहे लिए हैं, वो किस काम आएंगे, तो वो जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, प्रजनन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, प्रजनन का काम करते हैं, यानी जनन करने के काम आते हैं वो जो अंग होते हैं। कुछ तो भाई कार्य करते हैं, सब अपने अपने कार्य करते हैं। तो जितने सारे अंग अभी हम पीछे पढ़े हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी प्रजनन करते हैं। और जैसे ही प्रजनन करते हैं तो क्या बनते हैं, नए पौधे बनते हैं। प्रजनन करेंगे तो नए पौधे बनेंगे, नए पौधों का विकास होगा। ठीक है, अब नए पौधों का जो विकास होता है ये बातें जो होती है कब कैसे होती है उसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए जितने जो जनन की बातें होती है, किसकी बातें होती है, जनन की बातें होती है, उन जनन की बातों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं 3 भाग में। कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में। एक बात ये होगा, पहला भाग ये है कि जो यहाँ पर देखिए पौधों में नए बीज बनने की प्रक्रिया, मुख्य रूप से या कह सकते हैं कि पहला चरण, देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया, तीसरा चरण। कितने चरण हो गए, 3 चरण। यानी जो प्रजनन की जो क्रिया होती है, पूरा जो मेरा चैप्टर है उसमें जनन की जितनी क्रियाएं बताई गई है वो सब कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो वो सब 3 भागों में। कितने भाग में, 3 भाग में। प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, और क्या है, थर्ड स्टेप है ना। यानी जो प्रजनन की क्रिया है इसे कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में। जैसे ही आप पूरी तरीके से तीनों चरण को पढ़ लेते हैं, ये चैप्टर मेरा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, समाप्त हो जाता है। तो कहेंगे सर कि ये पहला चरण है, दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, सर ये तो बहुत छोटा छोटा है, ये तो खत्म हो जाए, जल्दी से हम लोग पढ़ लेंगे। हाँ छोटा है, पर ये है कि कुछ बातें उसके अंदर जब प्रवेश करते हैं, जब उसके अंदर पढ़ने जाते हैं, तो वो जब वहां पर जाते हैं पढ़ने, तब समझ में आता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा इसके अंदर है। जैसे कह दे कि आपको चंद्रमा दिख रहा है, हम पृथ्वी पर यहाँ पर खड़े होकर चंद्रमा को देखते हैं, कहते हैं चंद्रमा पर तो बहुत जल्दी चले जाएंगे, बहुत पास है, रॉकेट पर बैठेंगे तुरंत उधिया जाएंगे, खट दर उधिया जाएंगे। देखने में लग रहा है, पर जब सफर करते हैं तब समझ में आता है चंद्रमा बहुत दूर है, सूर्य बहुत दूर है, जो तारे दिखाई देते हैं वो बहुत दूर है। उसी तरह यह भी है कि जो तीनों चरण दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि ये क्या है, छोटा है, पर जब इसमें प्रवेश करते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाती है कि यार बहुत कुछ इसमें पढ़ना हमको है। तो देखिए चरण पहले का नाम क्या है, चरण पहले का नाम क्या है, तो चरण पहले का नाम है निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व। ठीक है, यानी कह सकते हैं शादी से पहले की तैयारी। यानी कह दे कि जैसे क्या होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है ना, वो जब शादी करने जाते हैं तो शादी करने के पहले कुछ क्रियाकलाप होती है, यानी कुछ तैयारी होती है। अब कहेंगे सर शादी करने से पहले बहुत से क्रियाकलाप होते हैं। देखिए मैं चरण बताए, शादी से पहले की तैयारी, तो बहुत सी तैयारी होती है। अगर तैयारी को जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं, यानी शादी से पहले जन्म लेते हैं, विकास करते हैं, धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब ने ये सब बातें होती है। बहुत सी क्रियाकलाप होते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है कि निषेचन पूर्व, निषेचन का मतलब ऐसे समझ लो कि नर और मादा मिलते हैं। नर और मादा क्या करते हैं, मिलते हैं। नर मादा जब मिलते हैं तो मिलने के बाद यानी नर के अंग मादा के अंग यानी कोशिका जब मिलते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है। उस क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। लेकिन निषेचन होने से पहले बहुत सी तैयारियां होती है, बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, उनको जानेंगे। तो वो क्या क्या तैयारी होती है, तो यहाँ पर देखिए निषेचन पूर्व क्या क्या तैयारी होती है, शादी से पहले क्या क्या तैयारी होती है। यानी तो देखिए अब ये कहेंगे शादी से पहले किसकी शादी की तैयारी, नहीं, फूल के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा,
लिखा गया है। इसमें फूल प्रजनन के लिए तैयार होता है। फूल किसके लिए? प्रजनन के लिए देखिए तैयार होता है। ठीक है, इसमें परागकण बनते हैं और परागण जैसी घटनाएं होती है। बात समझ में आई? यानी इसमें क्या बनते हैं? निषेचन से पहले, निषेचन से पहले क्या क्या घटनाएं होती है तो हम लोग पढ़ते हैं परागकण कैसे बनते हैं, परागण क्या चीज होता है, ठीक है ना, और फूल कैसे तैयार होता है। इन सारे क्रियाकलाप को किस चरण में पढ़ते हैं? पहले चरण में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा चरण देखिए, दूसरा चरण यानी द्विनिषेचन। क्या है? द्विनिषेचन है। क्या है? द्विनिषेचन है। द्विनिषेचन का मतलब कि अब जब तैयारी हो गई तब निषेचन करेंगे, जब तैयारी हो गई तो क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, मतलब शादी करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तैयारी हो गई यानी निषेचन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब निषेचन करेंगे तो क्या चीज यहाँ बताई जा रही है? दूसरे चरण में निषेचन करेंगे, द्विनिषेचन करेंगे, नर और मादा अंग मिलेंगे। इसको ध्यान से देखिए, लिखा गया यह पौधों की सबसे खास बात है जब नर और मादा हिस्से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मिलते हैं, क्या बोले? मिलते हैं। मिलने पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। नर और मादा हिस्से मिलते हैं तो उसे निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर और मादा कोशिका मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फूलों वाले पौधों में यह प्रक्रिया 2 बार जैसा असर, यानी ऐसे कह सकते हैं जो फूल होते हैं, फूल में जो निषेचन की क्रिया होती है जब 2 बार होती है उसको द्विनिषेचन बोलते हैं। एक बार होगी तो सिंगल निषेचन हो गया यानी एक निषेचन हुआ, और जब 2 बार होगी तो द्विनिषेचन हुआ। बात समझ, यानी बात यह हो कि निषेचन हुआ। क्या हुआ? निषेचन हुआ, मतलब शादी हुआ। बात समझ में? और उसके बाद देखिए तीसरा बात यह होगा, जब शादी हो गई तो शादी के बाद क्या होते हैं? बच्चे, बच्चे का विकास होता है, फिर उस बच्चे को पालते हैं, आगे बढ़ता है, उसकी बातें होती है। उसी तरह फूलों में उसी तरह होता है कि क्या होते हैं, जब नर और मादा जब मिलकर निषेचन कर लेते हैं तो करने के बाद वो क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं, एक नन्हा पौधा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भ्रूण का मतलब क्या होगा? नन्हा पौधा बनाते हैं। ठीक है, और जो भ्रूण पोष होता है, क्या होता है? भ्रूण पोष का विकास होता है जिससे अंत में फल और बीज बनते हैं। यानी कह सकते हैं कि जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण को पालने के लिए ऊपर से खोली होती है, लेयर होती है, पोशाक होती है। समझ रहे हैं ना? एक जैसे कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये समझिए ये भ्रूण है, ये क्या है, ये क्या है? भ्रूण है। तो इस भ्रूण के ऊपर क्या होगा? एक खोली होगी। क्या होगा? भ्रूण के ऊपर एक क्या होगी? खोली होगी। क्या होगी? खोली। ऐसी खोली को ही क्या कहते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं। बात समझ में आया? यानी जितनी देखिए भ्रूण तो बन गया, ये क्या बन गया? ये मेरा क्या बन गया? ये भ्रूण बन गया। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भ्रूणपोष हो गया। क्या हो गया? भ्रूणपोष हो गया। ठीक है ना? तो ये जो क्रिया हुई है कब हुई है? निषेचन के बाद, निषेचन पश्च, निषेचन पश्च वही बीज बनेंगे, फल बनेंगे, यही सब कुछ होगा। यानी कह सकते हैं कि जो प्रजनन की जो क्रिया होती है 3 हिस्से में क्या है? बटे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो भी बातें इसमें बताई जा रही हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। हमने बोला प्रजनन 3 भाग में डिवाइड है, और तीनों भाग को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से यहाँ पर एक बार जितनी सारी बातें बताए रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जो भी बातें नहीं समझ में आएगी उसको अगले क्लास में, या कह सकते हैं कि जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या को जरूर पूछेंगे। और जो भी लिंक होता है, यानी कह सकते हैं कि जो भी समस्या होगी उन सारी समस्याओं को क्या करेंगे? पूछने का प्रयास करेंगे, और मैं बताने का भी प्रयास करूंगा। और जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है, जो भी नोट्स दिया जा रहा है, उन सभी को मैं टेलीग्राम पर लिंक पर भेज दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन ये बात है, पढ़ेंगे तभी बातें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, और जो भी क्लास है, क्लास में आने से पहले, नई क्लास चलने से पहले जो पुराने बातें होती है, जो हम पिछले क्लास में पढ़े होते हैं, उन सभी को ध्यान से एक बार रिवीजन करके आएंगे तो ये बातें ज्यादा समझ में आती है।
याद रखिएगा, अगर आप किसी भी, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जो भी हो, सारी बातें होती है, सब आप रिवीजन करके तो बातें ज्यादा समझ में आएगी। और आई होप ये जितनी सारी हम बातें बताएं, सभी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम जो भी बात बताए हैं, पढ़ाए हैं, उन सभी को एक बार ध्यान से देखने के बाद, समझने के बाद, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, गृह कार्य दे रहा हूँ, और आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए मेरा पहला प्रश्न यही रहेगा। पहला प्रश्न है या पहला क्वेश्चन है कह सकते हैं, पूर्ण फूल यानी पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरा, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तीसरा प्रश्न, स्त्री केसर स्त्री केसर नर है या मादा? नर है या मादा? आप इसको जितने प्रश्न दिए हैं, जितने बातें हम बताए हैं, सब आपको टॉपिक में सब कुछ बता दिए हैं, और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको आसानी से सरलता पूर्वक मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो भी मेरा क्लास यहाँ पर चला है, आप सभी लोगों को बातें ये समझ में आ रहा होगा, और ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और इसमें जितने हम बताए हैं, जितने क्रियाकलाप हो रहे हैं, इसी तरह हर बात को डीपली समझना है, ध्यान से समझना है। तो हम यही प्रीफर करूंगा, यही समझाने का प्रयास करूंगा, इस चैनल से हमेशा लगातार जुड़े रहें, सारी बातों को क्लियर पूछने का प्रयास करें, हम लोग पूरा का पूरा बताने का भी प्रयास करेंगे। आप लोग जितना डीपली पढ़ेंगे, जितना पढ़ाने का या कह सकते जितना आप ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करेंगे, वो जब सामने से दिखाएंगे तो हम लोग भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरा, हम लोग जैसे कह सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था होती है, उस पूरी व्यवस्था को हम लोग देने का प्रयास करेंगे और प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।